जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर, जो कि आपके क्लास 11th के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, इसके हम लोग अंकित प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसकी पूरी थियरी आपके वीडियो में उपलब्ध है और पूरा फिजिक्स ही आपका वीडियो में उपलब्ध है। अब हम लोग अंकित प्रश्न देखने जा रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल में हम क्वेश्चन नंबर 1 को आप बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान को अगर हम कैपिटल यम से प्रदर्शित कर दें तो कैपिटल यम की वैल्यू आपको दी गई है 2.50 किलोग्राम। 2.50 किलोग्राम द्रव्यमान की 20 सेंटीमीटर लंबी तानित डोरी, 20 सेंटीमीटर लंबी, लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखें 100 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 20/100 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इसको हम चाहें तो 1/5 भी लिख सकते हैं, कट जाएगा, 20×5 100 हो गया। ये हो गया आपका, ये 1/5 मीटर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो 2.50 किलोग्राम द्रव्यमान की 20 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर लंबी तानित डोरी पर 200 न्यूटन का तनाव है। तनाव T की वैल्यू आपको जो दिया गया है ये 200 न्यूटन दिया हुआ है। यदि इस डोरी के एक सिरे को अनुप्रस्थ झटका दिया जाता है, डोरी के एक सिरे पर अगर अनुप्रस्थ तरंग झटका दिया जाता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जाती है, तो उत्पन्न विक्षोभ कितने समय में दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा। विक्षोभ आपसे पूछा जा रहा है कि अगर डोरी में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जाए तो विक्षोभ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखें कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी है। लंबाई हमको मालूम है, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल हो जाएगा, फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए फार्मूला हम लोगों ने देखा था, v √T/m होता था। लेकिन यम जो है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी यम में हम यल से भाग दे देंगे तो ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा। देखिए यम की वैल्यू आपको दी गई है 2.50 और अपान यल की वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 ऊपर लेके चले जाएंगे। तो फिर देखिए क्या होगा, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.5 किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान 25×5 125, दशमलव का एक अंक कट जाएगा, तो दशमलव का एक अंक कटा तो 12.5 किलोग्राम पर मीटर हो गया। तो अब देखें हम निकालते हैं यहाँ पर v की वैल्यू, यानी वेग हम निकालते हैं। वेग कितना आ रहा है, तो देखें ये √T की जो वैल्यू दिया है ये 200 और यम की वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखें ये है 12.5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा कर दें तो ऊपर 10 और नीचे 125 हो जाएगा।
25 से कटा दीजिए तो 25 पाँचे 125 होगा और ये हो जाएगा 25 आठे 200 हो जाएगा। और फिर 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10 हो गया, अंडर रूट 8 इंटू 2 तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकल गई। पूछा जा रहा है कि विक्षोभ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी का मतलब डोरी की लंबाई, तो ये आपको दिया हुआ है 1/5 और v की जो वैल्यू है तो v की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 1/20। अब 1 में 20 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 20 पाँचे 100 होता है, तो 0.05 हो जाएगा, 0.05 सेकंड हो जाएगा। तो ये सेकंड हो गया, 0.05 सेकंड हो गया। अब अगर मान लीजिए इसको 10 के पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड हो जाएगा। तो दोनों आंसर हम लोगों का सही है, 0.05 सेकेंड रखेंगे तो या 5 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड रखेंगे तो दोनों सही है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था विक्षोभ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा, तो हम लोगों का आंसर ये होगा कि विक्षोभ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 5 इंटू 10⁻⁻2 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 300 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से गिराया गया पत्थर मीनार के आधार पर बने तालाब के जल से टकराता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पहले आपको समझ लीजिए। ये दिया हुआ है, ये मीनार है, ये मीनार है और इस मीनार की जो ऊंचाई है ये आपको दिया गया है 300 मीटर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 300 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से, ये मीनार का शीर्ष है, मीनार के शीर्ष से गिराया गया पत्थर मीनार के आधार पर बने तालाब। देखिए यहाँ पर ये तालाब है आधार पर और इस तालाब में जल भरा हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है पहले तो समझिए, यहाँ से एक पत्थर गिराया जाता है तो यह पत्थर आ करके जल से टकराता है, जल से टकराता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, अगर वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है तो पत्थर के टकराने की ध्वनि मीनार के शीर्ष पर गिराने के कितनी देर बाद सुनाई देगी। जरा ध्यान समझिएगा, प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या पूछा जा रहा है, जब पत्थर यहाँ से गिरा दिया गया तो पत्थर जब यहाँ से गिराया गया है तो पत्थर आकर के जल से टकराया है, तो जब जल से टकराएगा पत्थर तब छपाक की ध्वनि उत्पन्न होगी और छपाक की ध्वनि उत्पन्न होगी तो ध्वनि ऊपर जाएगी। तो ये पूछा जा रहा है कि जब पत्थर यहाँ से गिरा दिया गया था तो पत्थर के गिराने के कितने समय बाद पत्थर गिराने वाले व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देगी। तो जब पत्थर गिराया जाएगा तो पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं कि पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लगेगा। इसके बाद यहाँ ध्वनि उत्पन्न होगी तो ध्वनि को फिर वापस यहाँ जाने में टाइम लगेगा। हम मान लेते हैं वापस जाने में t2 टाइम लगेगा। तो पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद ध्वनि वहां पहुंचेगी जहां से पत्थर गिराया गया था।
तो पत्थर के आने का समय, धन ध्वनि के जाने का समय, इतने समय बाद ध्वनि फिर वहीं पर पहुंचेगी, यानी मीनार के शीर्ष पर पहुंचेगी। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि पत्थर को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, और फिर जब ध्वनि उत्पन्न हुई तो ध्वनि को यहां से शीर्ष तक जाने में कितना टाइम लगा, ये हम लोग देखेंगे। तो आपको मालूम है कि जब किसी भी पिंड को गिराया जाता है कहीं से, तो प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है। हम गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग करें पत्थर के लिए, क्योंकि पत्थर नीचे गिराया जा रहा है, तो H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। हम इसी फार्मूले का प्रयोग करें, कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो 300 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ये 300 इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 होगा, और यहाँ से यहाँ तक पत्थर को आने में लगने वाला जो टाइम है वो t1 है, और प्लस हो जाएगा हाफ, और जी के जगह पे हम रख देंगे, देखें ये 300 मीटर है, 300 मीटर इधर लिख दे रहे हैं। जी की वैल्यू 9.8 होता है, और फिर टाइम t1 है, तो ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू, देखें अब यहाँ से ये 2 से अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 4.9 हो जाएगा। और चलिए फिर इसको सॉल्व किया जाए, तो ये हो जाएगा 4.9 t1 स्क्वायर। और फिर यहाँ से अगर हम t1 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो देखिए ये हो जाएगा आपका 300/4.9। हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे जो है हम अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 49। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें, और यहाँ से t की वैल्यू, t1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया √300 इंटू हो जाएगा 10/49। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 300 को हम लिख सकते हैं 3 × 100, और 10 है, और ये है 49। चले देखें फिर क्या हो रहा है, तो t1 इज इक्वल टू 3 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 3 का वर्गमूल 1.732 होता है। 1 ये होता है 732, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, और 10 का वर्गमूल जो है 3.16 होता है, और 49 का वर्गमूल 7 होता है। इसको आप हल कर लीजिएगा, ये वैल्यू जो है लगभग 7.82 सेकेंड आता है। इसको कर लीजिएगा, ऊपर वाले का सबका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, और मल्टीप्लिकेशन करके 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये 7.82 सेकेंड आएगा। इसका मतलब क्या निकला, पत्थर को यहां से यानी शीर्ष से तालाब तक जाने में जो समय लगेगा वो 7.82 सेकेंड का लगेगा। अब देखा जाए कि ध्वनि को जाने में कितना समय लगेगा, तो ध्वनि तो एक समान चाल से चलती है, और उसके लिए जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। t2 की वैल्यू निकालेंगे तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तालाब से शीर्ष तक की दूरी, ये दिया गया है 300 मीटर, और ध्वनि की चाल आपको मालूम है 340 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 0 से 0 हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा 30/34, और फिर अगर हम 2 से इसको कट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 17, यानी 15/17 हो जाएगा। और 15 को 17 से डिवाइड कर दें तो ये लगभग आपका 0.88 सेकेंड होगा।
अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, पत्थर को मीनार के शीर्ष से तालाब तक आने में लगने वाला जो समय था वो 7.82 सेकेंड था, और ध्वनि को यहाँ से शीर्ष तक यानी तालाब से शीर्ष तक जाने में लगने वाला जो टाइम था वो 0.88 सेकेंड था। तो टोटल टाइम कितना होगा? तो टोटल टाइम T1 + T2 हो जाएगा। कर लीजिए आप, T1 की जो वैल्यू है ये 7.82 और T2 की वैल्यू 0.88 जोड़ लीजिए तो ये 8 2 10 0 हो जाएगा, और फिर 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा, 7 हासिल 1, ये हो जाएगा आपका 8.70 सेकेंड। यानी क्या जवाब निकला हम लोगों का कि जब पत्थर यहां से गिरा दिया जाएगा तो पत्थर के गिराने के 8.70 सेकंड के बाद ध्वनि फिर शीर्ष तक पहुंचेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है। 12 मीटर लंबे स्टील का तार, स्टील के तार की लंबाई दी गई है और ये लंबाई आपको दी गई है 12 मीटर। 12 मीटर लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। देखें यम की वैल्यू आपको दी गई है, तो इसको बल्कि हम जो है द्रव्यमान को कैपिटल यम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। कैपिटल यम की वैल्यू आपको दी गई है 2.10 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। तो 12 मीटर लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान 2.10 किलोग्राम है। तार में तनाव कितना होना चाहिए? तनाव पूछा जा रहा है, कैपिटल टी की वैल्यू पूछी जा रही है। तार में तनाव कितना होना चाहिए ताकि उस पर किसी अनुप्रस्थ तरंग की चाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, अच्छा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल यानी v की वैल्यू आपको दी गई है, ये दी गई है 343 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है तार में तनाव, डोरी में तनाव पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, आपको मालूम है ध्वनि की चाल या अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए जो फार्मूला होता है v बराबर √T/m होता है, और यम जो होता है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। ये हो जाएगा आपका कैपिटल M/L। जब द्रव्यमान में लंबाई से भाग दे देते हैं तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकलता है। अब ये हो जाएगा आपका 2.10 और यल की जो वैल्यू है ये 12 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर ले, देखें वैल्यू क्या आती है। तो अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 221, ये हो जाएगा 210 और फिर नीचे भी हो जाएगा 10, तो क्या होगा 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ गड़बड़ी की गई है, ये 2.1 था ना, ये 2.1 था और ये है आपका 12। अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हटेगा और नीचे आ जाएगा 10। अब इसको हम चाहें तो कटा सकते हैं, ये 3 7 21 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 7/4 गुणे 10 हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो, और या नहीं तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 7/40 किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। आपसे तनाव T की वैल्यू पूछी जा रही है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो v² हो जाएगा T/m। आपसे T की वैल्यू पूछी जा रही है तो T हो जाएगा v²m। तो अब चले देखें वैल्यू रखते हैं हम।
v की वैल्यू आपको दिया हुआ है ये 343, तो 343 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 343 इंटू 343, और यम की जो वैल्यू आपको दिया हुआ है ये 7/40 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 7/40। अब इसका गुणा करना है, गुणा करके भाग दे देना है, तो भाग देने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये लगभग जो है, देखें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैल्यू लगभग आपका 20,600 के आसपास आना चाहिए। डोरी का तनाव इतना न्यूटन हो जाएगा। लेकिन देखिए विज्ञान के भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है, तो दशमलव के पहले एक अंक रखने के लिए यानी दशमलव जब यहाँ लाएंगे तो 10,000 से गुणा और 10,000 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2.06 इंटू 10⁴ न्यूटन हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि डोरी में तनाव कितना होगा, तो डोरी का जो तनाव है ये हमको ज्ञात हो गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? तो ठीक है आप सब लोग, और हमें उम्मीद है कि वीडियो भी जितने लोग देख रहे होंगे सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ये जो तीनों न्यूमेरिकल है इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, आगे के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।